हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी सीरीज के अंतर्गत क्लास 8 के साइंस की एनसीईआरटी के बुक को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के माध्यम से डिस्कस करेंगे। क्लास 8 में टोटल 18 चैप्टर हैं, जिन्हें हम लोग बारी बारी से एमसीक्यू के माध्यम से डिस्कस करेंगे। और इस सीरीज के अंतर्गत हमारे द्वारा क्लास 6 और क्लास 7 के भी साइंस के वीडियोज को अपलोड किया गया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक उसे नहीं देखा है तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। ये वीडियो बीपीएससी, बिहार शिक्षक बहाली या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को जरूर देखें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं पहले चैप्टर से। पहला चैप्टर है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, और इसका पहला प्रश्न है, भारत में फसलों को ऋतु के आधार पर सामान्यतः दो भागों में बांटा जाता है, रबी और खरीफ फसल। इन फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, खरीफ की फसलें ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती हैं। तो ये कथन गलत है। खरीफ की फसलें वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं, जून से सितंबर माह के मध्य। और धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि खरीफ फसलें हैं। रबी की फसलें शीत ऋतु में उगाई जाती हैं। तो ये कथन सही है। और गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी रबी फसलों के उदाहरण हैं। और कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती हैं। तो यहाँ पर सही कथन पूछ रहा है, तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा केवल 2। नेक्स्ट है, जैविक खाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। तो ये कथन सही है। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है। तो ये भी सही है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 ये तीनों कथन सही है। नेक्स्ट है, कोड लीवर तेल में विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये कोड लीवर तेल निम्नलिखित में से किस जीव से प्राप्त किया जाता है? तो ये मछली से प्राप्त किया जाता है। कोड लीवर तेल मछली से प्राप्त किया जाता है और इसमें विटामिन ए और विटामिन डी प्रचुर मात्रा में होते हैं, और इसके अलावा इसमें कई अन्य पोषक तत्व भी उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट है, सिंचाई की आधुनिक विधियों के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा असत्य कथन की पहचान करें। पहला कथन है, छिड़काव तंत्र या स्प्रिंकलर सिस्टम का उपयोग असमतल भूमि के लिए उचित है, जहां जल कम मात्रा में उपलब्ध है। तो ये कथन सही है। छिड़काव विधि बालुई मिट्टी के लिए अत्यंत उपयोगी है। ये भी सही है। ड्रिप तंत्र या ड्रिप सिस्टम में जल बूंद बूंद पौधों की जड़ों में गिरता है, इसलिए यह फलदार पौधों, बागीचों में पानी देने का सर्वोत्तम तरीका नहीं है। तो ये कथन गलत है। ड्रिप सिस्टम में जल बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में गिरता है, इसलिए ये फलदार पौधों और बागीचों में पानी देने का सर्वोत्तम तरीका है। और यहाँ पर गलत कथन पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। और नेक्स्ट है, ड्रिप विधि में जल की बर्बादी नहीं होती है, अतः ये जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए सर्वोत्तम है। तो ये कथन भी सही है। नेक्स्ट है, खरपतवार से सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उनके पुष्पन एवं बीज बनने से पहले का होता है। तो ये कथन सही है। और खरपतवार नाशी के छिड़काव का सर्वोत्तम समय खरपतवार के पुष्पन एवं बीज बनने के बाद का होता है। तो ये कथन गलत है। अगर बीज बनने के बाद खरपतवार को नष्ट किया जाएगा तो कुछ बीज मिट्टी में मिलकर पुनः वृद्धि हो सकते हैं, इसलिए खरपतवार नाशी का छिड़काव खरपतवार के पुष्पन एवं बीज बनने से पहले होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 2। यहाँ पर उपरोक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछ रहा है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चैप्टर 2, सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु, और इसका पहला प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों और उनसे होने वाले विभिन्न रोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, चिकन पॉक्स और हेपेटाइटिस ए विषाणु या वायरस द्वारा होते हैं। तो ये सही है। खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो, हेपेटाइटिस ए ये सारे विषाणु जनित रोग हैं। टाइफाइड और खसरा या मिजल्स जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है। तो ये गलत है। टाइफाइड जीवाणु से होता है, परंतु खसरा विषाणु से होता है, वायरस से। अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होता है। तो ये सही है। और यहाँ पर सही कथन पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल 1 और 3 सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। शैवाल, स्पाइरोगाइरा, ये सही है। स्पाइरोगाइरा शैवाल का उदाहरण है। प्रोटोजोआ, क्लेमाइडोमोनास, तो ये गलत है। क्लेमाइडोमोनास जो है ये भी शैवाल का उदाहरण है। और प्रोटोजोआ का उदाहरण अमीबा और पारामीशियम है। कवक का उदाहरण राइजोपस या ब्रेड मोल्ड है। तो ये सही है। यहाँ पर सही सुमेलित पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 1 और 3 सही सुमेलित है। नेक्स्ट है, दूध से दही बनने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव की आवश्यकता होती है?
तो जीवाणु की। दूध से दही बनने की प्रक्रिया में जीवाणु की आवश्यकता होती है। दही में अनेक प्रकार के सूक्ष्मजीव होते हैं, जिनमें लैक्टोबाइसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है। इसके अलावा जीवाणु पनीर, अचार एवं अनेक खाद्य पदार्थ के निर्माण में सहायक होते हैं। नेक्स्ट है, खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने के बाद अपनी श्वसन प्रक्रिया में खमीर या यीस्ट निम्नलिखित में से क्या उत्पादित करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड। खाद्य पदार्थ में मिलाए जाने के बाद खमीर तीव्र गति से जनन करते हैं और अपनी श्वसन प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। और गैसों के बुलबुले खमीर वाले खाद्य पदार्थ का आयतन बढ़ा देते हैं और यही बेकिंग उद्योग में खमीर का उपयोग का आधार है, जिसमें ब्रेड, पेस्ट्री, केक आदि बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। एक तरफ है आविष्कार और दूसरे तरफ है आविष्कारकर्ता। किण्वन की खोज 1857 ईस्वी में लुई पास्चर के द्वारा किया गया था। पेनिसिलिन की खोज 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। चेचक का टीका, इसकी खोज 1798 ईस्वी में एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। बेसिल एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज रॉबर्ट कोच के द्वारा 1876 में की गई थी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा 3, 4, 2, 1। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ रोग है और दूसरे तरफ रोग वाहक है। हैजा का रोग वाहक घरेलू मक्खी है, ये सही है। मलेरिया मादा एडीज मच्छर, तो ये गलत है। मलेरिया मादा एनोफ्लीज मच्छर के द्वारा काटे जाने से होता है और मादा एनोफ्लीज प्लाज्मोडियम नामक परजीवी का वाहक है। डेंगू मादा एनोफ्लीज, तो ये भी गलत है। डेंगू मादा एडीज के काटे जाने से होता है और डेंगू विषाणु के कारण होता है। तो यहाँ पर सही सुमेलित पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल 1। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पादप रोग और रोग कारक सूक्ष्मजीव। नींबू कैंकर ये जीवाणु के द्वारा होता है और इसके संचरण का तरीका वायु है। गेहूं की रस्ट ये कवक के द्वारा होता है और इसका संचरण वायु और बीज के द्वारा होता है। भिंडी की पीत ये विषाणु के द्वारा होता है और इसका संचरण कीट के द्वारा होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 ये तीनों सही सुमेलित है। नेक्स्ट है, खाद्य परिरक्षकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फेट सामान्य खाद्य परिरक्षक हैं, तो ये सही है। नमक, चीनी, खाद्य तेल और सिरके का प्रयोग खाद्य परिरक्षण में किया जाता है, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों। सूक्ष्मजीव खाद्य पदार्थों को संदूषित कर देते हैं और इन्हें संदूषित से बचाने के लिए खाद्य परिरक्षक जैसे सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। जैम और स्क्वैश में इन रसायनों का उपयोग होता है, जबकि नमक, चीनी, खाद्य तेल और सिरका का उपयोग सूक्ष्मजीवी के वृद्धि को रोकने के लिए किया जाता है और इनका उपयोग जैम, जेली, स्क्वैश, अचार आदि में किया जाता है। नेक्स्ट है, पश्चुरीकृत दूध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पश्चुरीकृत दूध को बिना उबाले उपयोग किया जा सकता है क्योंकि यह सूक्ष्मजीवों से मुक्त होता है, तो ये कथन सही है। दूध को पश्चुरीकृत करने के लिए 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 मिनट के लिए गर्म करते हैं और फिर एकाएक ठंडा कर उसका भंडारण कर लेते हैं, तो ये गलत है। पश्चुरीकरण या पेस्चुराइजेशन की खोज लुई पास्चर के द्वारा की गई थी और इन्हीं के नाम पर इस प्रक्रिया का नाम पश्चुरीकरण रखा गया है। और पश्चुरीकरण करने के लिए दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं और फिर एकाएक ठंडा कर देते हैं और उसका भंडारण कर लेते हैं। ऐसा करने से दूध में सूक्ष्मजीवों की वृद्धि रुक जाती है। और यहाँ पर कौन सा कथन सही पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल 1। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है। पहला है, मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं, जिसका अवशोषण पौधे करते हैं, तो ये कथन सही है। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु जिसका नाम राइजोबियम है, नीले हरित शैवाल तथा कभी कभी तड़ित विद्युत द्वारा वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर दिया जाता है, जिसका अवशोषण पौधे करते हैं। पौधों पर निर्भर करने वाले जंतु पौधों से उनके द्वारा संश्लेषित प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजनी यौगिक प्राप्त करते हैं, तो ये सही है। पौधों एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक नाइट्रोजनी अपशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, जो पौधों द्वारा पुनः उपयोग होता है, तो ये कथन भी सही है। कुछ विशिष्ट पौधे एवं जंतु नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जो वायुमंडल में चली जाती है, तो ये गलत है। नाइट्रोजन चक्र के अंतिम
अंतिम चरण में कुछ विशिष्ट जीवाणु द्वारा नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर दिया जाता है, जिस वजह से वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है। यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। और नाइट्रोजन सभी सजीवों का आवश्यक संघटक है जो प्रोटीन, पर्णहरित, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन में उपस्थित होता है। थर्ड चैप्टर है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक, और इसका पहला प्रश्न है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कपास, पेट, प्लास्टिक उपयुक्त में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल एक। कपास प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है जो सेलुलोज कहलाता है, और सेलुलोज की बड़ी संख्या ग्लूकोज के इकाइयों द्वारा निर्मित होती है। ऊन, रेशम तथा चमड़ा भी प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है। पेट और प्लास्टिक संश्लेषित बहुलक का उदाहरण है। पेट पॉलिएस्टर का सुपर रचित उदाहरण है और इसका उपयोग बोतल, बर्तन, फिल्म, तार और अन्य उपयोगी उत्पादों के निर्माण हेतु किया जाता है। प्लास्टिक अर्थात पॉली प्लस एथीन प्लास्टिक का उदाहरण है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। रेयॉन, यह कृत्रिम रेशम कहलाता है। नायलॉन, इसका निर्माण कोयले, जल और वायु से किया गया है। टेरिलीन, यह एक पॉलिएस्टर है। और एक्रिलिक, इसका उपयोग ऊन, स्वेटर तथा शॉल बनाने में होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, 2, 1, 3, 4। रेयॉन, नायलॉन, टेरिलीन और एक्रिलिक सभी सिंथेटिक फाइबर हैं और रेयॉन को कृत्रिम रेशम कहा जाता है और इसे लकड़ी की लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया जाता है। नायलॉन का निर्माण कोयले, जल और वायु से किया जाता है और ये प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है। और प्रबलता के मामले में एक नायलॉन का तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है। टेरिलिन एक प्रकार का लोकप्रिय पॉलिएस्टर है और पॉलिएस्टर रेशों से निर्मित कपड़ों पर आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती हैं। एक्रिलिक का उपयोग ऊन, स्वेटर, शॉल, कंबल बनाने में किया जाता है और इससे बनी वस्तुएं कीमत में सस्ती होती हैं तथा इसका रख रखाव आसान होता है। नेक्स्ट है आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर एक परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है। यह परत निम्नलिखित में से किसकी होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मेलामाइन की। आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर मेलामाइन नामक प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है और मेलामाइन आग प्रतिरोधक है तथा अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा को सहने की अधिक क्षमता रखता है। बैकेलाइट ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है और ये बिजली के स्विच, विभिन्न बर्तनों के हत्थे आदि बनाने में काम आता है। पॉलिएस्टर पॉली प्लस एस्टर एस्टर की इकाइयों का पुनरावृत्ति से बना है और एस्टर वो रसायन है जो फलों को उनकी गंध प्रदान करता है। टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल नहीं चिपकता है। यह भोजन पकाने के पात्रों पर ना चिपकने वाले परत लगाने का काम आता है, अर्थात टेफ्लॉन नॉनस्टिक बर्तन में यूज होता है और बेकेलाइट बर्तन के हैंडल्स में यूज किया जाता है। चैप्टर 4 जिसके अंतर्गत पदार्थ, धातु और अधातु से जुड़े प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और इसका पहला प्रश्न है निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? तो मरकरी होती है जिसे पारा भी कहा जाता है। मरकरी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाई जाती है और इसका एटॉमिक नंबर 80 होता है और इसे Hg से डिनोट किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग बीपी नापने वाले उपकरण में किया जाता है या थर्मोमीटर में किया जाता है। सोडियम और पोटेशियम एक नर्म धातु है। सोडियम को Na से डिनोट किया जाता है और पोटेशियम को K से डिनोट किया जाता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है और पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है। नेक्स्ट है कॉपर के बर्तनों के लंबे समय तक नम वायु में खुला रखने पर उन पर एक हल्का हरा पदार्थ जमा हो जाता है। यह हरा पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो जब कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक नम वायु में खुला रखा जाता है तो उस पर हल्की हरी परत जम जाती है और यह हरा पदार्थ कॉपर हाइड्रोक्साइड या CuOH2 और कॉपर कार्बोनेट CuCO3 का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक अति सक्रिय धातु है जो वायु में खुला छोड़ देने पर आग पकड़ लेती है? तो इसका सही उत्तर फास्फोरस हो जाएगा। फास्फोरस, आयोडीन और ब्रोमीन तीनों अधातुएं हैं। सामान्यतः अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं, यद्यपि वे वायु में बहुत सक्रिय हो सकते हैं। इन तीनों में फास्फोरस एक बहुत सक्रिय अधातु है और ये वायु में खुला छोड़ देने पर आग पकड़ लेती है। फास्फोरस से वायुमंडलीय ऑक्सीजन का संपर्क ना हो इसलिए इसे जल में रखा जाता है। और ब्रोमीन एकमात्र ऐसी अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। और सोडियम एक ऐसा धातु है
है जो बहुत अभिक्रियाशील होता है और ये ऑक्सीजन और जल के साथ अत्यंत तीव्र अभिक्रिया करता है। इस अभिक्रिया में बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबाकर रखा जाता है। नेक्स्ट है सोने के पुराने आभूषणों में चमक लाने हेतु उन्हें पॉलिश किया जाता है। पॉलिश करने के बाद आभूषण का वजन पुराने आभूषण से कम हो जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सोने के पॉलिश के दौरान रासायनिक अभिक्रिया के कारण आभूषण की ऊपरी परत हट जाती है, जिससे आभूषण नए की तरह चमकने लगते हैं, परंतु ऊपरी परत हटने के कारण वजन में कुछ कमी आ जाती है। चैप्टर 5 में कोयला और पेट्रोलियम, और इसका पहला प्रश्न है विश्व का पहला तेल कुआं निम्नलिखित में से कहां प्रवेधित या ड्रिल किया गया? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, पेंसिल्वेनिया में। विश्व का पहला तेल का कुआं पेंसिल्वेनिया में अमेरिका में 1859 ईस्वी में ड्रिल किया गया था और इसके 8 वर्ष के बाद 1867 में असम में माकुम नामक स्थान पर तेल का पता चला था। और भारत में तेल असम, गुजरात, बॉम्बे हाई और गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के बेसिन में पाया जाता है। नेक्स्ट है मॉथ और अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निफ्थलीन की गोलियां निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की जाती हैं? तो निफ्थलीन बॉल्स कोल तार से प्राप्त की जाती है और कोक, कोल तार और कोल गैस ये तीनों कोयले से प्राप्त उत्पाद हैं और प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित करके सीएनजी के रूप में भंडारित किया जाता है। और भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार हैं जो कि त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है कौन सा ऐसे जीवाश्म ईंधन है? तो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ये तीनों जीवाश्म ईंधन हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है पेट्रोलियम के परिष्करण से प्राप्त उत्पाद है। पेट्रोलियम के परिष्करण से प्राप्त उत्पाद डीजल, मिट्टी का तेल, पैराफिन मोम, स्नेहक तेल, पेट्रोल, द्रवित पेट्रोलियम गैस और बिटुमेन है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चैप्टर 6 दहन और ज्वाला, और इसका पहला प्रश्न है पदार्थों के दहन या कंबशन और ज्वलन ताप इग्निशन टेम्परेचर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है पदार्थ के दहन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। इस प्रक्रम में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। तो ये सही है। ज्वलन ताप वह निम्नतम ताप है जिस पर दाह्य पदार्थ या ईंधन आग पकड़ता है। तो ये सही है। फास्फोरस का दहन वायु की उपस्थिति में कमरे के तापमान पर ही हो जाता है। तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 ये तीनों सही है। नेक्स्ट है निरापद या सेफ्टी माचिस के निर्माण में प्रयुक्त रसायनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी तीली के सिरे पर एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट लगा होता है। तो ये कथन सही है। माचिस के तीली के सिरे पर एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट लगा होता है और पोटेशियम क्लोरेट का फॉर्मूला KClO3 होता है और एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का फॉर्मूला Sb2S3 होता है। इसकी रगड़ने वाली सतह पर चूर्णित कांच और सफेद फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। तो ये कथन गलत है। इसकी रगड़ने वाली सतह पर चूर्णित कांच और थोड़ा सा लाल फास्फोरस लगा होता है जो कि कम खतरनाक होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। सही कथन पूछ रहा है, केवल एक सही है। और माचिस की तीली को खुरदुरी सतह पर रगड़ने से लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है और ये तुरंत माचिस की तीली के सिरे पर लगे पोटेशियम क्लोरेट से अभिक्रिया करके पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न कर देता है, जिससे एंटीमनी ट्राइसल्फेट का दहन प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट है आग बुझाने वाले का कार्य वायु या ऑक्सीजन का प्रवाह काटना या ईंधन का ताप कम करना या दोनों होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है आग में जल डालने पर उत्पन्न जल वाष्प ज्वलनशील पदार्थ को घेर लेती है और वायु की आपूर्ति बंद हो जाती है। ये कथन सही है। आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करने पर ये आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है, जिससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है। तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है मोमबत्ती की ज्वाला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? पहला कथन है इसके दीप्त क्षेत्र में बिना जले कार्बन कण उपस्थित होते हैं। तो ये कथन सही है और इसका अदीप्त क्षेत्र सबसे अधिक गर्म होता है। तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों। मोमबत्ती के दहन के समय उत्पन्न ज्वाला के 3 भिन्न क्षेत्र होते हैं। एक होता है ज्योतिहीन क्षेत्र, दूसरा होता है दीप्त क्षेत्र और अदीप्त क्षेत्र। इसके दीप्त क्षेत्र में बिना जले कार्बन कण उपस्थित होते हैं। मोमबत्ती की ज्वाला का अदीप्त क्षेत्र सबसे अधिक गर्म होता है और ये ज्वाला का सबसे बाहरी क्षेत्र है जो नीले रंग का होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है ईंधन के अपूर्ण दहन से विषैली कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो ये कथन गलत है। ईंधन के अपूर्ण दहन से विषैली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। नेक्स्ट है वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा विश्व उष्णन या ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है, तो ये सही है। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा में घुलकर अम्ल वर्षा उत्पन्न करते हैं, तो ये कथन भी सही है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। केवल 2 और 3 सही है। नेक्स्ट है आदर्श ईंधन के बारे में असत्य कथन है। पहला कथन है यह सस्ता और आसानी से उपलब्ध तथा वहन योग्य होता है, तो ये कथन सही है। यह ऐसी गैसें या अवशेष नहीं छोड़ता जो पर्यावरण को प्रदूषित करते हो, तो ये कथन भी सही है। यह आसानी से जलने वाला तथा इसका ऊष्मीय मान उच्च होता है, ये भी सही है। और इसका ऊष्मीय मान निम्न तथा ज्वलन ताप अत्यधिक होता है, तो ये गलत है। आदर्श ईंधन का ऊष्मीय मान अधिक तथा ज्वलन ताप निम्न होता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। चैप्टर 7 पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। पहला प्रश्न है वनोन्मूलन से होने वाले प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। मृदा के गुण अप्रभावित रहते हैं, तो ये गलत है। वन के कटाई से कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण में कमी आती है, जिससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और परिणाम स्वरूप पृथ्वी का ताप बढ़ जाता है और ग्लोबल वार्मिंग होता है। वनों के कटाई से भूमि का जल स्तर भी नीचे चला जाता है। मृदा के गुणों में परिवर्तन आने का मुख्य कारण वनों की कटाई है। वनों की कटाई से मृदा का अपरदन होता है और अपरदन से मृदा में ह्यूमस की कमी होती है और उर्वरता घट जाती है। इसके अलावा मृदा की जल धारण क्षमता भी घट जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे एवं जीव जंतु क्रमशः उस क्षेत्र के वनस्पति जात फ्लोरा और प्राणी जात फाउना कहलाते हैं, तो ये कथन सही है। पौधों और जंतुओं की वह प्रजाति जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से या एक्सक्लूसिवली पाई जाती है, उसे उस क्षेत्र विशेष की स्थानिक प्रजाति या इंडेमिक स्पेसीज कहते हैं, तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है वनस्पति जात और प्राणी जात तथा उनके आवासों के संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं। इन संरक्षित क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित है। पहला है अभयारण्य वह क्षेत्र है जहां प्राणी अथवा जंतुओं को मारना या उनका शिकार करना अथवा उनको पकड़ना पूर्णतः निषिद्ध होता है, तो ये सही है। और यहाँ स्थानिक लोगों को कुछ मानवीय क्रियाकलापों की अनुमति होती है अभयारण्यों में, और यह विशेषता इसे राष्ट्रीय उद्यानों से अलग करती है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीवों के लिए आरक्षित क्षेत्र है जहाँ वे स्वतंत्रता या निर्बाध रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, तो ये भी सही है। और राष्ट्रीय वन्य जीव उद्यान के विकास के लिए आरक्षित क्षेत्र ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां बफर जोन और कोर जोन में किसी भी तरह के मानवीय क्रियाकलाप पूरी तरह से निषिद्ध होते हैं। नेक्स्ट है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है वन्य जीव पौधों और जंतु संसाधनों और इस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र है, तो ये भी सही है। वन्य जीव पौधों जंतु संसाधन तथा उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहलाता है। और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंदर एक से अधिक राष्ट्रीय उद्यान तथा अभयारण्य आ सकते हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 ये तीनों सही है। नेक्स्ट है पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके अंतर्गत पेंच नामक एक राष्ट्रीय उद्यान तथा बोरी एवं पंचमढ़ी नामक 2 वन्य जीव अभयारण्य आते हैं, तो ये गलत है। पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में सतपुड़ा नामक एक राष्ट्रीय उद्यान तथा बोरी एवं पंचमढ़ी नामक 2 अन्य जीव अभयारण्य आते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम आरक्षित वन है और यहाँ पर सर्वोत्तम किस्म की सौगान मिलती है। बिसन, भारतीय विशाल गिलहरी तथा उड़ने वाली गिलहरी इस क्षेत्र की स्थानिक प्राणी है, इंडेमिक फाउना है, तो ये सही है। इस क्षेत्र से चट्टानों में आवास और शैल चित्रकला के रूप में मानव गतिविधियों के प्राग ऐतिहासिक साक्ष्य मिले हैं, तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। केवल 2 और 3 सही है। नेक्स्ट है रेड डेटा पुस्तक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। यह वह पुस्तक है जिसमें सभी विशेष स्थानिक स्पीसीज या इंडेमिक स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है।
तो ये गलत है। रेड डेटा पुस्तक में सभी संकटग्रस्त प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधों, जंतुओं और अन्य जीवों के लिए अलग अलग रेड डेटा पुस्तक है। यह वह पुस्तक है जिसमें वायुमंडल आरक्षित क्षेत्र का रिकॉर्ड रखा जाता है, तो ये भी गलत है। यह वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटग्रस्त प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है, तो ये सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल 3 सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र या इकोसिस्टम का हिस्सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। किसी भी क्षेत्र के सभी पौधे, प्राणी एवं सूक्ष्म जीव अजैव घटकों जैसे जलवायु, भूमि, मिट्टी, नदी, डेल्टा, धूप इत्यादि संयुक्त रूप से किसी परितंत्र का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है चैप्टर 8 और इसके अंतर्गत कोशिका संरचना एवं प्रकार्य से जुड़े प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसका पहला प्रश्न है, कोशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह किसी जीव की सूक्ष्मतम जीवित रचना है, तो ये सही है। सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक द्वारा की गई, ये कथन भी सही है। सर्वप्रथम 1665 में कॉर्क की कोशिकाओं की खोज हुई, जिसके खोजकर्ता रॉबर्ट हुक हैं। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु कोशिका तथा सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है, तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1, 2 और 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यहाँ पर पूछ रहा है, उपयुक्त में से कौन से एक कोशिक या यूनिसेलुलर संरचना के उदाहरण है? तो अमीबा, पैरामीशियम, मुर्गी का अंडा और श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC, ये चारों यूनिसेलुलर संरचना के उदाहरण हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। और एक जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है, उन्हें बहुकोशिक या मल्टीसेलुलर कहा जाता है। नेक्स्ट है, कोशिका के मूल घटक कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन, कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म और केंद्रक जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, इन घटकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका एवं घेरे हुए माध्यम या सराउंडिंग मीडियम से अलग करती है, तो ये सही है। कोशिका द्रव कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच पाया जाता है और यह एक जेली जैसा पदार्थ है, तो ये कथन भी सही है। क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र केंद्रक में उपस्थित होते हैं, तो ये भी सही है। यहाँ पर उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1, 2 और 3 तीनों सही है। कोशिका झिल्ली पोरस होती है और ये विभिन्न पदार्थों के कोशिका में आवागमन का नियमन करती है। यह कोशिका झिल्ली पौधे एवं जंतुओं की कोशिका को आकृति प्रदान करती है। कोशिका द्रव्य में कोशिका के अन्य संघटक पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, राइबोसोम इत्यादि। केंद्रक गोलाकार होता है तथा कोशिका के मध्य भाग में स्थित होता है। केंद्रक और कोशिका द्रव्य को केंद्रक झिल्ली या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अलग करती है। यह झिल्ली सरंध्र होती है तथा कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक के बीच पदार्थों का आवागमन को नियंत्रित करती है। जीवाणु कोशिका में यह केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। केंद्रक के अंदर केंद्रिका या न्यूक्लियस तथा गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। गुणसूत्र जीन के धारक होते हैं तथा कोशिका विभाजन के समय दिखाई देते हैं। ये वंशानुगत अथवा अनुवांशिक गुणों के साथ साथ कोशिका के क्रियाकलापों का भी नियंत्रण करते हैं और सजीव कोशिका के समग्र संघटक को जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। इसमें कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य दोनों सम्मिलित होते हैं और जीव द्रव्य कोशिका का जीवित पदार्थ कहलाता है। नेक्स्ट है, प्रोकैरियोटिक कोशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, ये सही है। विषाणु और नीले हरे शैवाल इसके उदाहरण हैं, तो ये गलत है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल 1। ऐसी कोशिकाएं जिसमें सुसंगठित केंद्रक नहीं होता है, अर्थात केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होते हैं, वो प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती हैं। और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के उदाहरण जीवाणु और नीले हरे शैवाल हैं। ऐसे कोशिकाएं जिसमें सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है, वो यूकैरियोटिक सेल कहलाते हैं। और प्याज तथा मानव कोशिकाएं यूकैरियोटिक सेल के उदाहरण हैं, जबकि विषाणु ना तो प्रोकैरियोटिक सेल है ना तो यूकैरियोटिक सेल है। नेक्स्ट है, पादप और जंतु कोशिकाएं एक दूसरे से भिन्नता रखती हैं। इस भिन्नता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, जंतु कोशिका में पादप कोशिका के इतर कोशिका भित्ति नामक अतिरिक्त आवरण होता है, तो ये कथन गलत है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, जबकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त एक अन्य आवरण के रूप में उपस्थित होता है और ये पादप के कोशिका को आकार और दृढ़ता प्रदान करती है। जीवाणु कोशिका में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। नेक्स्ट है, प्लास्टिड नामक रंगीन
रंगीन संरचनाएं केवल पादप कोशिका में पाई जाती हैं, तो ये कथन सही है। और प्लास्टिड विभिन्न रंगों के होते हैं। इनमें कुछ हरा रंजक उपस्थित होते हैं जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है, और हरे रंग के प्लास्टिड्स को क्लोरोप्लास्ट अथवा हरित लवक कहते हैं, जो पत्तियों को हरा रंग प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है, जंतु कोशिका में अनेक छोटी छोटी रिक्तिकाएं होती हैं, जबकि पादप कोशिका में एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका होती है। तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। केवल 2 और 3 सही है। नेक्स्ट है, संदेश स्थानांतरण का कार्य निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं करती हैं? तो इसका सही उत्तर है लंबी शाखान्वित तंत्रिका कोशिकाएं, लॉन्ग ब्रांच्ड नर्व सेल। मानव शरीर में अनेक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो कार्य और आकृति में भिन्न होती हैं। संदेश प्राप्त करके इनके स्थानांतरण के लिए तंत्रिका कोशिकाएं जिम्मेदार हैं, और ये कोशिकाएं आकृति में लंबी और शाखान्वित होती हैं, जबकि ब्लड सेल गोलाकार होता है और मसल सेल्स जो है वो स्पिंडल शेप्ड होता है। चैप्टर 9, जिसमें जंतुओं में जनन से जुड़े प्रश्नों को शामिल किया गया है, और इसका पहला प्रश्न है इन विट्रो निषेचन या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसे IVF के नाम से भी जाना जाता है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इस तकनीक से निषेचन होने पर युग्मनज या जाइगोट को लगभग 1 सप्ताह तक विकसित करने के बाद माता के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। तो ये कथन सही है। नेक्स्ट है, इस तकनीक द्वारा जन्मे शिशु को प्रखनली शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, क्योंकि शिशु का विकास प्रखनली में होता है। तो ये गलत है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। केवल 1 सही कथन बोल रहा है। शरीर के बाहर कृत्रिम रूप से निषेचन इन विट्रो निषेचन कहलाता है। नेक्स्ट है, जनन का पहला चरण निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहलाता है। जंतुओं में निषेचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शुक्राणु और अंडाणु का संलयन निषेचन कहलाता है। तो ये सही है। सभी अंड प्रजक या ओविपारस जंतुओं में निषेचन मादा के शरीर के बाहर होता है। तो ये गलत है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। केवल 1। वह जंतु जो सीधे शिशु को जन्म देते हैं उन्हें जरायुज या विविपोरस कहते हैं, तथा जो अंडे देते हैं वो अंड प्रजक या ओविपोरस कहलाते हैं। और कुछ अंड प्रजक जंतु में निषेचन शरीर के बाहर तो कुछ में शरीर के अंदर होता है, जैसे मुर्गी में निषेचन आंतरिक निषेचन का उदाहरण है, जबकि अनेक जंतु जैसे मेढक, टोड, मछली, स्टारफिश इत्यादि में निषेचन मादा जंतु के शरीर के बाहर होता है। नेक्स्ट है, सजीवों में जन्म और विकास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मुकुलन या बर्डिंग, अमीबा की जनन प्रक्रिया। तो ये गलत है। अमीबा की जनन प्रक्रिया द्विखंडन या बाइनरी फ्यूजन होता है, जबकि हाइड्रा की जनन प्रक्रिया मुकुलन द्वारा होती है। कायांतरण या मेटामॉर्फोसिस, लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलना। तो ये सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। केवल 3 सही है। सही सुमेलित पूछ रहा है। नेक्स्ट है, क्लोनिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह किसी समरूप कोशिका या किसी अन्य जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया है। तो ये सही है। सर्वप्रथम सफलतापूर्ण उत्पन्न क्लोन डॉली नामक एक मादा भेड़ थी। तो ये सही है। डॉली एक फिन डॉर्सेट भेड़ की क्लोन थी। तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 सही है। और सर्वप्रथम इयान विल्मट और उनके सहयोगियों ने एडिनबर्ग स्कॉटलैंड के रोजलिन इंस्टीट्यूट में भेड़ को सफलतापूर्वक क्लोन किया था, और इसका नाम डॉली रखा गया था। चैप्टर 10, किशोर अवस्था की ओर। और इसका पहला प्रश्न है, लैंगिक हार्मोन या सेक्स हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथि या इंडोक्राइन ग्लैंड्स द्वारा स्रावित किए जाते हैं। इनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, एस्ट्रोजन तथा टेस्टोस्टेरोन लैंगिक हार्मोन है। ये मानव शरीर में गौण लैंगिक या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए उत्तरदायी हैं। तो ये सही है। एस्ट्रोजन नर हार्मोन है, जबकि टेस्टोस्टेरोन मादा हार्मोन है। तो ये गलत है। एस्ट्रोजन एक मादा हार्मोन है तथा टेस्टोस्टेरोन नर हार्मोन है, जिसका स्रावन क्रमशः लड़कियों में अंडाशय तथा लड़कों में वृषण या टेस्टिस के द्वारा होता है। इस हार्मोन के उत्पादन का नियंत्रण एक अन्य हार्मोन द्वारा किया जाता है, जो पीयूष ग्रंथि अथवा पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित किया जाता है। तो ये सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 3 सही है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। एक तरफ ग्रंथि है और दूसरे
दूसरे तरफ स्रावित हार्मोन है। थायराइड ग्रंथि के द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रावन होता है। अग्नाशय से इंसुलिन का स्रावन होता है। अधिवृक्क से एड्रिनलिन का स्रावन होता है और पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन का स्रावन होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा 2, 3, 4, 1। नेक्स्ट है मानव शरीर में पोषकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दूध अपने आप में संतुलित भोजन है, तो ये सही है। लौह प्रचुर खाद्य रुधिर निर्माण में सहायक है, तो ये कथन भी सही है। वसा शरीर की वृद्धि के लिए तथा प्रोटीन ऊर्जा के लिए आवश्यक होता है, तो ये गलत है। प्रोटीन शरीर की वृद्धि के लिए तथा वसा शरीर के ऊर्जा के लिए आवश्यक होता है, तो इसका सही उत्तर केवल 1 और 2 हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है जब X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो युग्मनज में 2 X गुणसूत्र होंगे, युग्मनज अर्थात जाइगोट, जिससे मादा शिशु विकसित होगी। ये सही है। जब Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो नर शिशु विकसित होगा, तो ये भी सही है। पुरुष में एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र होता है जिन्हें X एवं Y कहते हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट है शिशु में लिंग निर्धारण में पूर्णतः पुरुष के गुणसूत्र उत्तरदायी हैं, इसमें महिला के गुणसूत्र की कोई भूमिका नहीं होती है, तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी कथन सत्य हैं। सभी मनुष्य के कोशिका केंद्रक में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। इनमें 2 गुणसूत्र अर्थात एक जोड़ा लिंग सूत्र होता है जिन्हें X एवं Y कहते हैं। स्त्री में 2 X गुणसूत्र होते हैं जबकि पुरुष में X तथा Y गुणसूत्र होता है। नेक्स्ट है एड्स एक खतरनाक एवं संक्रामक बीमारी है, इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है यह बीमारी एक खतरनाक जीवाणु द्वारा फैलती है, तो ये गलत है। एड्स HIV नामक विषाणु द्वारा फैलती है। पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में ड्रग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सिरिंज द्वारा भी फैल सकता है, तो ये सही है। पीड़ित व्यक्ति के साथ लैंगिक संपर्क स्थापित करने से भी यह फैल सकता है, तो ये भी सही है। पीड़ित माँ के दूध के सेवन से उसके शिशु में नहीं फैलता है, तो ये गलत है। और यहाँ पर असत्य कथन पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 1 और 4 सही है। पीड़ित माँ के दूध के सेवन से उसके शिशु में ये वायरस प्रवेश कर जाता है तथा शिशु भी एड्स से पीड़ित हो जाता है। और एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। चैप्टर 11 और इसके अंतर्गत हम लोग बल तथा दाब से जुड़े प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है निम्नलिखित बलों में से कौन सा असंपर्क या नॉन कॉन्टैक्ट बल का उदाहरण है। और नॉन कॉन्टैक्ट बल उसे कहते हैं जो कि वस्तु के संपर्क में ना होने पर भी कार्य करता है। तो नॉन कॉन्टैक्ट बल का उदाहरण चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल है। ये तीनों नॉन कॉन्टैक्ट बल का उदाहरण है, जबकि घर्षण बल और पेशीय बल ये दोनों कॉन्टैक्ट बल का उदाहरण है। और यहाँ पर सही उत्तर चुनिए बोल रहा है, तो इसका सही उत्तर 2, 3 और 4 होगा, केवल 2, 3 और 4, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है गुरुत्व बल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुरुत्व बल केवल पृथ्वी का गुण है, तो ये गलत है। विश्व में सभी वस्तुएं चाहे वो छोटी हो या बड़ी एक दूसरे के ऊपर बल लगाती हैं और ये बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। नेक्स्ट है विश्व में सभी वस्तुएं एक दूसरे पर गुरुत्व बल लगाती हैं, ये सही है। गुरुत्व बल के कारण नदियों में पानी नीचे की ओर बहता है, तो ये भी सही है। और यहाँ पर सही कथन पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल 2 और 3। और गुरुत्व बल की खोज न्यूटन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है चैप्टर 12 जिसमें हम लोग घर्षण से जुड़े प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। और इसका पहला प्रश्न है घर्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो ये कथन सही है। कबड्डी के खिलाड़ी अपने हाथों पर मिट्टी रगड़ते हैं ताकि प्रतिद्वंदी खिलाड़ी को पकड़ने में घर्षण में वृद्धि हो, तो ये कथन भी सही है। और तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण को कर्षण कहते हैं, तो ये भी सही है। और घर्षण को कम करने वाले पदार्थ को स्नेहक कहा जाता है या लुब्रिकेंट कहते हैं। सर्पी घर्षण या स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्थैतिक घर्षण से कम होता है, तो ये सही है। जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु पर स्लाइड करती है तो उस पर स्लाइड फ्रिक्शन या स्लाइडिंग फ्रिक्शन लगता है और ये स्थैतिक घर्षण या स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 ये चारों सही है। नेक्स्ट है लोटनिक स्थैतिक तथा सर्पी घर्षण के कारण बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। स्थिर सतहों के बीच लगने वाले घर्षण को स्थैतिक घर्षण कहते हैं। और जब कोई वस्तु किसी पृष्ठ पर सरकती है तो उसके पृष्ठ के संपर्क बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता है कि वो सतह के संपर्क बिंदुओं में धंस सके, अतः सर्पी घर्षण
स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होती है। और जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो इसकी गति के प्रतिरोध को लोटनिक घर्षण कहते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन। और किसी वस्तु को सतह पर सरकाने की अपेक्षा लुढ़काना ज्यादा आसान होता है, तो रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। सबसे अधिक स्टैटिक फ्रिक्शन या स्थैतिक घर्षण होता है, उसके बाद स्लाइडिंग फ्रिक्शन या सर्पी घर्षण होता है, और उससे कम लोटनिक घर्षण या रोलिंग फ्रिक्शन होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चैप्टर 13, इसके अंतर्गत हम लोग ध्वनि से जुड़े प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। और इसका पहला प्रश्न है, ध्वनि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह ठोस, द्रव, गैस व निर्वात सभी में संचरण कर सकती है। तो ये गलत है। ध्वनि को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, अतः ये निर्वात में संचरण नहीं कर सकती है। इसकी तीव्रता या प्रबलता डेसिबल या डीबी में मापी जाती है, तो ये सही है। और मानव कानों के लिए इसकी श्रव्य आवृत्ति का प्रास या रेंज लगभग 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होता है या 20,000 हर्ट्ज तक होता है, तो ये सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। केवल 2 और 3 सही है। नेक्स्ट है, ध्वनि के तारतम्य या पिच के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह ध्वनि की आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है, तो ये सही है। पक्षी उच्च तारतम्य या हाई पिच की ध्वनि उत्पन्न करता है, जबकि शेर की दहाड़ का तारतम्य मंद होता है, तो ये भी सही है। सामान्यतः महिला की आवाज पुरुष की अपेक्षा अधिक तारतम्य वाली होती है, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 ये तीनों सही है। ध्वनि की प्रबलता या तीव्रता इसके आयाम पर तथा तारतम्य इसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, कथन आकाश में तड़ित या मेघ गर्जन की घटना एक समान तथा समान दूरी पर घटित होती है, लेकिन हमें तड़ित पहले दिखाई देती है तथा मेघ गर्जन बाद में सुनाई देता है, क्योंकि प्रकाश सभी माध्यम में संचरित हो सकता है, परंतु ध्वनि निर्वात में संचरण नहीं करती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही है, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। तड़ित का पहले दिखाई देने तथा मेघ गर्जन का बाद में सुनाई देना प्रकाश की तीव्र चाल तथा ध्वनि की अपेक्षाकृत धीमी चाल के कारण होता है। और प्रकाश का चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और ध्वनि का चाल होता है 331 मीटर पर सेकेंड। और इसी चाल में अंतर के कारण प्रकाश हमें पहले दिखाई देता है, जबकि ध्वनि कुछ देर बाद सुनाई पड़ती है। चैप्टर 14, जिसके अंतर्गत विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव से जुड़े प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों के भंडारण में उपयोग किए जाने वाले टीन के डब्बों में लोहे के ऊपर टीन का विद्युत लेपन किया जाता है या इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जाता है, क्योंकि टीन लोहे से कम क्रियाशील होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। खाद्य पदार्थों के भंडारण के उपयोग के लिए किए जाने वाले टीन के डब्बों में लोहे के ऊपर टीन का विद्युत लेपन किया जाता है, क्योंकि टीन लोहे से कम क्रियाशील होता है। इस प्रकार से खाद्य पदार्थ लोहे के संपर्क में नहीं आते और खराब होने से बच जाते हैं। नेक्स्ट है, पुलों तथा स्वचालित वाहनों को प्रबल बनाने के लिए उपयोग में लाए गए लोहे में संक्षारित होने तथा जंग लगने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि संक्षारण तथा जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर विद्युत लेपन द्वारा जिंक की परत निक्षेपित की जाती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। पुलों तथा स्वचालित वाहनों को प्रबल बनाने के लिए लोहे का उपयोग किया जाता है और लोहे में संक्षारित होने तथा जंग लगने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए इसे संक्षारण तथा जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जिंक की परत निक्षेपित कर दी जाती है, जिसे गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, नमक घुला हुआ जल विद्युत का अच्छा चालक है। ये सही है। आसुत जल भी विद्युत का एक अच्छा चालक है, तो ये कथन गलत है। आसुत जल या डिस्टिल्ड वाटर में खनिज लवण एवं आयन अनुपस्थित होते हैं, जिसके कारण ये विद्युत का कुचालक होता है। पेयजल में खनिज लवणों की अल्प मात्रा प्राकृतिक रूप से विद्यमान होती है, इसलिए ये विद्युत का सुचालक होता है, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। केवल 2। यहाँ पर असत्य कथन पूछ रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन की पहचान करें। पहला कथन है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड या एलईडीज मतलब के लाइट इमिटिंग डायोड ऊर्जा की कम खपत करते हैं, तो ये कथन सही है। प्रतिदीप्ति नलिका या फ्लोरेसेंट ट्यूब्स प्रकाश उत्सर्जक डायोड की तुलना में ऊर्जा की ज्यादा खपत करते हैं, ये भी सही है। सन्हत प्रतिदीप्ति लैंप या CFLs प्रकाश उत्सर्जक डायोड से ज्यादा ऊर्जा की खपत करते हैं, परंतु पर्यावरण के लिए
खतरनाक नहीं है, तो ये कथन गलत है। CFL एलईडी से ज्यादा ऊर्जा खपत करते हैं, साथ ही इसमें पारा होने के कारण ये पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाते हैं। और CFL प्रतिदीप्ति नलिका या ट्यूब लाइट से ज्यादा ऊर्जा खपत करते हैं, तो ये कथन गलत है। CFL ट्यूब लाइट से कम ऊर्जा खपत करते हैं। और यहाँ पर असत्य कथन पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। चैप्टर 15 कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं, और इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, आवेश तथा इसकी विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन है, सजातीय या एक ही प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो ये गलत है। एक ही प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि अलग अलग प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट है, वस्तुओं को रगड़ने पर उत्पन्न विद्युत आवेश स्थैतिक होते हैं, ये सही है। जब आवेश गति करते हैं तो विद्युत धारा उत्पन्न होती है, तो ये भी सही है। भूसंपर्कन या अर्थिंग द्वारा किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजा जाता है, तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, तड़ित या लाइटनिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धरती के निकट संचित ऋणात्मक आवेशों तथा बादलों के निचले किनारे पर संचित धनात्मक आवेशों के मिलने से प्रकाश की चमकीली धारियों तथा ध्वनि के रूप में तड़ित उत्पन्न होती है, तो ये कथन गलत है। तड़ित उत्पन्न होने की प्रक्रिया विद्युत विसर्जित या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कहलाती है। ये दो अथवा दो से अधिक बादलों के बीच अथवा बादलों तथा पृथ्वी के बीच हो सकती है, तो ये सही है। नेक्स्ट है, भवनों को तड़ित के प्रभावों से बचाने के लिए तड़ित चालक या लाइटनिंग कंडक्टर नामक युक्ति का प्रयोग होता है, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। केवल 2 और 3 सही है। नेक्स्ट है, पृथ्वी कई परतों में बटी हुई है, इसमें कौन सी परत भूस्पंदन के लिए उत्तरदायी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भूपर्पटी या क्रस्ट। पृथ्वी के भीतर की सबसे ऊपरी सतह में गड़बड़ के कारण भूस्पंदन आते हैं या ट्रेमर्स होते हैं, और पृथ्वी की इस परत को क्रस्ट कहा जाता है। और भूस्पंदन पृथ्वी की सतह पर तरंगे उत्पन्न करते हैं, और इन तरंगों को भूकंपी तरंगे कहते हैं। इन तरंगों को भूकंपी रेखी या सिस्मोग्राफ नामक उपकरण द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट है, भूकंप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भूकंप प्लेटों की गतियों के कारण उत्पन्न होते हैं। प्लेटों की सीमाएं या बाउंड्रीज प्लेट का दुर्बल क्षेत्र वीक जोन होती हैं, अतः वहां भूकंप आने की संभावना अधिक होती है, तो ये कथन सही है। और इन दुर्बल क्षेत्रों को भूकंपी क्षेत्र अथवा भ्रंश क्षेत्र भी कहा जाता है। कश्मीर और कच्छ का रन भारत के अति भूकंप आशंकित क्षेत्र हैं, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है, भूकंप के शक्ति के परिमाण को मापने के लिए प्रयुक्त पैमाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है। पहला है, इसके लिए रिक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है, तो ये सही है। पैमाना रैखिक या लीनियर है, तो ये गलत है। ये पैमाना लघुगणकीय या लॉगरिथमिक है। इसमें 2 अंक की वृद्धि का अर्थ लगभग 1000 गुनी अधिक विनाशी ऊर्जा है, तो ये सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। केवल 1 और 3 सही है। नेक्स्ट है, तड़ित से सुरक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, यदि आप कार या बस से यात्रा कर रहे हो तो वाहन की खिड़कियां एवं दरवाजे बंद कर लेने पर आप इसके भीतर सुरक्षित रहेंगे, तो ये कथन सही है। यदि आप किसी खुले जगह पर हैं तो किसी बड़े वृक्ष के नीचे आप सुरक्षित रहेंगे, तो ये गलत है। और यदि आसपास कोई वृक्ष ना हो तो जमीन पर सिमट कर बैठना सुरक्षित होगा, तो ये सही है। और यहाँ पर असत्य कथन पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। केवल 2। नेक्स्ट है चैप्टर 16 और इसमें हम लोग प्रकाश से जुड़े प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। और इसका पहला कथन है, वस्तु द्वारा स्वयं का प्रकाश उत्सर्जन होता है, तो ये कथन सही है। वस्तु द्वारा प्रकाश का प्रवर्तन होता है, तो ये कथन भी सही है। और प्रकाश का विक्षेपण, तो ये गलत है। उपयुक्त में से कौन सा या से वस्तु को देख पाने की घटना से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। केवल 1 और 2 सही है। किसी वस्तु को देख पाने के लिए आवश्यक है कि वस्तु से प्रकाश आंखों पर आए, और यह प्रकाश वस्तु से उत्सर्जित या प्रवर्तित होकर आ सकता है। नेक्स्ट है, प्रकाश के प्रवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इस घटना में आपतन कोण सदैव प्रवर्तन कोण के बराबर होता है, तो ये सही है। दूसरा है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब ये तीनों एक ही तल पर होते हैं, तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। और इन दोनों कथनों को प्रकाश के परावर्तन का नियम कहा जाता है। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से नेत्रों का कौन सा भाग नेत्रों के विशिष्ट रंग के लिए उत्तरदायी होता है? तो इसका सही उत्तर है परितारिका या आइरिस, ऑप्शन डी। आइरिस के द्वारा नेत्र को विशिष्ट रंग प्रदान किया जाता है और आइरिस के द्वारा नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट है रेटिना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अनेक तंत्रिका कोशिकाओं से बनी होती है, तो ये सही है। रेटिना अनेक तंत्रिका कोशिकाओं से बना होता है और इन तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा अनुभव की गई संवेदनाओं को ऑप्टिक नर्व्स द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है। अंध बिंदु, ब्लाइंड स्पॉट रेटिना तथा द्विक तंत्रिकाओं या ऑप्टिक नर्व्स की संधि पर स्थित होता है, तो ये भी सही है। और इन पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु को हटा लेने पर तुरंत समाप्त नहीं होता है, तो ये भी सही है। रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु के हटा लेने पर तुरंत समाप्त नहीं होता है। यह लगभग 1/16 सेकंड तक बना रहता है। इसलिए यदि नेत्र प्रति 16 सेकंड या इससे अधिक दर पर किसी गतिशील वस्तु का स्थिर प्रतिबिंब बने, तो नेत्र को वह वस्तु चलचित्र की भांति चलती फिरती अनुभव होती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1, 2 और 3। नेक्स्ट है मानव नेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समान नेत्र दूर रखी वस्तुओं के साथ साथ निकट की वस्तुएं भी स्पष्टता देख सकता है, तो ये सही है। वह न्यूनतम दूरी जिस पर नेत्र वस्तुओं को स्पष्टता देख सकता है आयु के साथ साथ परिवर्तित होती रहती है, तो ये भी सही है। और सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होती है और मोतियाबिंद नेत्र का लेंस धुंधला हो जाने के कारण होता है, तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। मोतियाबिंद वृद्धावस्था में नेत्र का लेंस धुंधला हो जाने के कारण होता है। इसकी चिकित्सा प्रक्रिया में चिकित्सक द्वारा इस अपारदर्शी लेंस को हटाकर नया कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है। नेक्स्ट है ब्रेल सिस्टम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चक्षुष विकृति युक्त व्यक्तियों से, यानी विजुअली चैलेंज्ड पीपल्स से। और इस पद्धति को लुई ब्रेल के द्वारा विकसित किया गया, जो स्वयं एक विजुअली चैलेंज्ड व्यक्ति थे। और ब्रेल पद्धति में 63 डॉट पैटर्न अथवा छाप होते हैं। नेक्स्ट है जंतुओं के नेत्र विभिन्न आकृति के होते हैं तथा विभिन्न विशेषताएं रखते हैं। इन विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है केकड़े के नेत्र बहुत छोटे होते हैं परंतु वह चारों ओर देख सकता है, ये सही है। तितली का नेत्र बड़े होते हैं परंतु सहस्रों छोटे नेत्रों से मिलकर बने प्रतीत होते हैं, ये कथन भी सही है। उल्लू के नेत्र में बड़ा कॉर्निया तथा बड़ी पुतली होती है ताकि नेत्र में अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके, तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1, 2, 3 ये तीनों सही है। नेक्स्ट है चैप्टर 17 तारे एवं सौर परिवार और इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है चंद्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने में अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करता है, तो ये कथन सही है। इसकी पूर्ण चक्रिका वाला दिन पूर्णिमा कहलाता है और एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक की अवधि 29 दिन से कुछ कम होती है, तो ये कथन गलत है। चंद्रमा की पूर्ण चक्रिका या होल डिस्क वाला दिन पूर्णिमा कहलाता है परंतु एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक की अवधि 29 दिन से कुछ अधिक होती है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल 1। यहाँ पर सही कथन पूछ रहा है। नेक्स्ट है तारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तारे सूर्यास्त होते ही पूर्व में उदित होते हैं तथा सूर्योदय के पहले ही पश्चिम में अस्त हो जाते हैं, तो ये गलत है। तारे दिन के समय भी आकाश में होते हैं और उस समय सूर्य के प्रकाश के कारण दिखाई नहीं देते हैं और पृथ्वी के घूर्णन के कारण ये तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं। नेक्स्ट है तारों के बीच की दूरी प्रकाश वर्ष में व्यक्त किया जाता है, तो ये सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 2। और प्रकाश वर्ष प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी है और प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। नेक्स्ट है सूर्य पूर्व में उदित तथा पश्चिम में अस्त होता है क्योंकि पृथ्वी का घूर्णन अक्ष के इसी कक्षा के तल के लंबवत नहीं है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसी कक्षा के तल के लंबवत नहीं है, इसका अपने अक्ष पर झुकाव पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होता है और पृथ्वी का यह झुकाव 23.5 डिग्री है। नेक्स्ट है ध्रुव तारे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी तारे इसकी परिक्रमा करते प्रतीत होते हैं
ये सही है, क्योंकि ध्रुव तारा पृथ्वी की अक्ष की दिशा में स्थित है और यह पृथ्वी की अक्ष की दिशा में स्थित है। ये भी सही है। यह दक्षिणी गोलार्ध में नहीं दिखाई देते हैं, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1, 2 और 3। नेक्स्ट है, पहचाने जाने योग्य आकृतियों वाले तारों के समूह को तारामंडल या कॉन्स्टलेशन कहते हैं। विभिन्न तारामंडलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विख्यात तारामंडल आर्च मेजर को सप्तऋषि भी कहते हैं, ये सही है। ओरियन तारामंडल को शिकारी भी कहते हैं, ये भी सही है। कैसियोपिया तारामंडल अंग्रेजी के अक्षर W तथा M के बिगड़े रूप जैसा दिखाई देता है, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1, 2 और 3 ये तीनों सही है। सप्तऋषि जैसे उत्तरी गोलार्ध के कुछ तारामंडल दक्षिणी गोलार्ध के कुछ स्थानों से नहीं दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है, तारों और ग्रहों में अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। तारों का अपना प्रकाश होता है जबकि ग्रहों में नहीं, ये सही है। तारे टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह ऐसा नहीं करते हैं, ये भी सही है। ग्रहों के सापेक्ष तारों की स्थिति में परिवर्तन होता रहता है, तो ये गलत है। तारों के सापेक्ष ग्रहों की स्थिति बदलती रहती है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। केवल 1 और 2 सही है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सौर परिवार के ग्रह और विशेषता। बुध सूर्य का निकटतम ग्रह, शुक्र रात्रि के आकाश में सबसे अधिक चमकीला ग्रह, बृहस्पति सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह और अरुण या यूरेनस अपने अक्ष पर अत्यधिक झुकाव वाला ग्रह। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ग्रहों और उनके रंग के उपयुक्त युग्मों में कौन सा सही है। पृथ्वी नीली, ये सही है। मंगल लाल, ये भी सही है। और शनि पीला, ये भी सही है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी के पृष्ठ पर जल तथा भूमि से प्रकाश के प्रवर्तित होने के कारण यह नीली हरी प्रतीत होती है। मंगल लाल प्रतीत होता है, इसलिए इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। और शनि पीला प्रतीत होता है। ग्रहों में से शनि सबसे कम सघन है, इसका घनत्व जल के घनत्व से भी कम है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कृत्रिम उपग्रहों में से कौन सा भारत द्वारा प्रमोचित पहला उपग्रह है। तो इसका सही उत्तर है आर्यभट्ट, ऑप्शन ए। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह है और आर्यभट्ट को 1975 में अंतरिक्ष में भेजा गया था। नेक्स्ट है, क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉइड, धूमकेतु या कॉमेट्स तथा उल्का मेटियोर्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच उपस्थित है, तो ये सही है। मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच काफी बड़ा अंतराल है और इस अंतराल में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पिंडों ने घेर रखा है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जिन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। धूमकेतु पर्वलीय कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, तो ये भी सही है। और इनका परिक्रमण काल सामान्यतः बहुत अधिक होता है और धूमकेतु सामान्यतः चमकीले सिर तथा लंबी पूंछ वाले होते हैं। नेक्स्ट है, उल्का को टूटता तारा या शूटिंग स्टार कहते हैं, तो ये सही है। और उल्का छोटे पिंड होते हैं जो कभी कभी पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं तथा वायुमंडलीय घर्षण के कारण तप्त होकर जल उठते हैं तथा चमक के साथ शीघ्र ही वाष्पित हो जाते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 ये तीनों सही है। नेक्स्ट है, सूर्य पृथ्वी का निकटतम तारा है। सूर्य के पश्चात दूसरा निकटतम तारा निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अल्फा सेंचुरी। सिरियस आकाश में सबसे अधिक चमकीला तारा है जो ओरायन तारामंडल के निकट दिखाई देता है। ध्रुव तारा एक ऐसा तारा है जो पृथ्वी की अक्ष की दिशा में स्थित है। यह अधिक चमकीला नहीं है और इसे सप्तऋषि तारामंडल की सहायता से आसानी से पहचाना जा सकता है। अल्फा सेंचुरी 3 तारों से मिलकर बना है तथा पृथ्वी का दूसरा निकटतम तारा है और ये 3 तारे अल्फा सेंचुरी ए, अल्फा सेंचुरी बी और अल्फा सेंचुरी सी या प्रॉक्सिमा सेंचुरी हैं। चैप्टर 18 वायु तथा जल का प्रदूषण और इसका पहला प्रश्न है, पेट्रोल तथा डीजल आधारित वाहनों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषक गैसें निकलती हैं और इन गैसों में मुख्य हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये तीनों। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल 1, 2 और 3। जबकि ईंधनों के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैस भी उत्पन्न हो सकती है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर तथा एरोसोल फुहार में होते हैं और ये वायुमंडल के ओजोन परत को क्षति पहुंचाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाव करती है, तो ये सही है।
धुएं में नाइट्रोजन के ऑक्साइड अन्य वायु प्रदूषकों तथा कोहरे से मिलकर धूम कोहरा बनते हैं, तो ये भी सही है। पेट्रोलियम परिष्करणशालाएं सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसीय प्रदूषकों के प्रमुख स्रोत हैं, तो ये भी सही है। पेट्रोल तथा डीजल ईंधनों के अपूर्ण दहन से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, तो ये गलत है। पेट्रोल तथा डीजल ईंधनों के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है, जो कि अत्यंत विषैली गैस है। रक्त की ऑक्सीजन वहन की क्षमता घट जाती है, जिसके कारण मानव की मौत भी हो सकती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, केवल 4 असत्य कथन पूछ रहा है। नेक्स्ट है वैश्विक ऊष्मन में योगदान देने वाली गैसें। तो वैश्विक ऊष्मन या ग्लोबल वार्मिंग में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड के साथ साथ जलवाष्प भी योगदान देती है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कुछ तालाबों के जल देखने में हरे रंग के प्रतीत होते हैं, ऐसा जल में शैवालों की अत्यधिक वृद्धि के कारण होता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल एक सही है। और फॉस्फेट, नाइट्रेट एवं अन्य प्रदूषक जल के साथ मिलकर इसे हरा रंग प्रदान करते हैं, तो ये गलत है। फॉस्फेट, नाइट्रेट और अन्य प्रदूषक जल में मिल जाते हैं तो पोषकों की वृद्धि के कारण शैवाल और तेजी से उगने लगते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पहला है आर्सेनिक, लेड, फ्लोराइड जैसे तत्व जल को प्रदूषित करते हैं, जिनसे पौधों तथा पशुओं में आविष्टता उत्पन्न हो जाती है, तो ये सही है। अशुद्ध जल से मृदा भी प्रभावित होती है, जिससे उसकी अम्लीयता परिवर्तित हो जाती है, तो ये भी सही है। विद्युत संयंत्रों तथा अन्य उद्योगों से निकला गर्म जल भी जलाशयों की ताप वृद्धि करके एक प्रदूषक की तरह कार्य करता है, ये सही है। जल में नाइट्रेट एवं फॉस्फेट रसायनों की अधिक मात्रा शैवालों की वृद्धि हेतु हानिकारक है, तो ये गलत है। जल में नाइट्रेट और फॉस्फेट रसायनों की अधिकता शैवालों को पोषण प्रदान करता है और ये उनकी वृद्धि हेतु लाभदायक हो जाता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी सीरीज के अंतर्गत साइंस के क्लास 9 के एनसीईआरटी को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।